नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं naukrinews.com का यूट्यूब एडिशन और फेसबुक पर भी ये आपको समान रूप से उपलब्ध कराया जाता है। हम इस पे बात करते हैं कि किस तरह से ताज़ा हालात पे हम इस पे बात करते हैं इस चैनल पे। पहले हमने इस पे कोरोना वायरस पे काफ़ी बात की है, लेकिन अब हमारा दूसरा चैनल है गिरिजेश वशिष्ठ नाम से, उस पर आप जा सकते हैं। कोरोना वायरस पे नियमित 8 बजे हम अपना एक वीडियो रिलीज करते हैं जिसमें कोरोना वायरस के अपडेट होते हैं। आज भी बहुत सारे अपडेट हैं, ख़ास तौर पे किस तरह से दोनों टीकों के बाद नया वाला म्यूटेंट जो है वो लोगों को अपने शिकंजे में ले रहा है, उस पर लेके बात है। एम्स की रिसर्च है। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं बेरोजगारी पे। बहुत सारे लोगों की मेरे पास डिमांड आई, उन्होंने कहा कि बेरोजगारी पे बात करिए। गुजरात में हमारे एक मित्र हैं, बहुत बड़े चैनल में वो संचालक हैं उसके, और उनके कई एंटरटेनमेंट चैनल हैं, न्यूज़ चैनल भी हुआ करता था। उन्होंने बताया कि गुजरात में बड़ी संख्या में लोग जो उनके ज़िले के हैं वो काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए एमएसटी के ज़रिए ट्रेन से जाया करते थे। ट्रेन बंद होने के कारण वो बेरोज़गार हो गए हैं, और जो बेरोज़गार नहीं हुए, जिन्होंने उसके बावजूद जाना पसंद किया, वो प्राइवेट वाहनों से जा रहे हैं जिसमें आधा वेतन उनके पास चला जाता है। इसके कारण बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है। एक और जानकारी मुझे एक मित्र ने दी, उन्होंने बताया कि किस तरह से बेरोजगारी के कारण अब सेल्स के जो लोग हैं, खास तौर पे ये माना जाता था जो सेल्स के लोग हैं उस पर सबसे बाद में आंच आएगी, क्योंकि यही धंधा लाते हैं और कंपनी में ये धंधा लाते हैं, उसी से सबका वेतन मिलता है। तो सेल्स टीम को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन सेल्स के लोगों की भी नौकरियां जा रही हैं। लेकिन ये सब उदाहरण है, आंकड़े इससे भी खतरनाक हैं। आंकड़े कितने खतरनाक हैं, वो क्या कहते हैं, इस पे मैं आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ। कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। एक संस्था है CMIE, वो लगातार बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठे कर रही है, और वो 30 दिन के अंतराल में अपने आंकड़े को, पिछले 30 दिनों का जो एवरेज है बेरोजगारी का, उसको निकालती रहती है। और उस वेबसाइट के मुताबिक अभी तक के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से भारत में बेरोजगारी की दर 12.8% है। शहरों में ये 15.5% है बेरोजगारी, और गांव में है 11.6%। जो राज्य हैं उनकी उसने जो रैंकिंग दी है, राज्यों के हिसाब से सबसे टॉप पे जो बेरोजगारी बढ़ी है इस एक महीने में पिछले, वो बढ़ी है दिल्ली में। 45.6% लोग बेरोजगार हैं दिल्ली में। 45.6% भारत में टॉप है बेरोजगारी में दिल्ली। दूसरा नंबर हरियाणा का है, जहां 29.1% लोग बेरोजगार हैं। तमिलनाडु में 28% लोग बेरोजगार हैं। राजस्थान में 27.6% लोग बेरोजगार हैं। पांडिचेरी में, पुदुचेरी में 24.1% लोग बेरोजगार हैं। केरल में ये प्रतिशत 23.5 है। गोवा में 20.6 है। त्रिपुरा में 20 है, और वेस्ट बंगाल में 19.3 है। कुल मिला के जितने बड़े बड़े राज्य और अहम राज्य हैं उन सब में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा। आप कल्पना कर लीजिए, दिल्ली में अगर ये प्रतिशत 45.6 है तो एक घर छोड़ के एक घर में बेरोजगारी है। आप कल्पना कीजिए कि अच्छा, आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन ना, क्योंकि जिसकी भी नौकरी जाती है, भारतीय समाज हमारा ऐसा है, जिसकी नौकरी जाती है, जिसकी गरीबी आती है, वो छिपाता है। वो लोगों को पता नहीं चलने देता कि मेरे घर में तंगी है। वो अपने बच्चों को भी किसी तरह से कंप्रोमाइज़ करा लेता है, उनको उनके खर्चे कम करके, उनकी ज़रूरतें कम करके, स्कूल की फ़ीस में कट करके, बाज़ार से पिसा हुआ थोड़ा सा गेहूं लाके, सस्ती वाली कम अच्छी सब्जियां खरीद के काम चला लेता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलने देता। ये दर्द हमारे देश के मिडिल क्लास का दर्द है, और वो मिडिल क्लास दिल्ली में ज़्यादा रहता है, और उसमें से 45.6% लोग नौकरी खो चुके हैं, और उनके बारे में उनके पड़ोसी को भी नहीं पता है, हमको भी नहीं पता है। ये सर्वे नहीं होता तो हमको शायद ये हालात पता नहीं लगते। लेकिन बात सिर्फ 45% लोगों के नौकरी जाने की नहीं है, ये तो बहुत गंभीर मसला है ही। लेकिन इससे भी बड़ा मसला ये है कि इन 45% लोगों की नौकरी जाती क्यों है, कैसे जाती है।
लेकिन इस पे हम जाएंगे उससे पहले लेकिन ये भी समझ लेना ज़रूरी है कि मैंने कह दिया 45% लोग बेरोजगार हैं, आपने मान लिया 45% लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी का मतलब क्या है भैया, ये तो आपके दिमाग में सवाल आना ही चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ सवाल आपके दिमाग में उठने चाहिए। जो संस्था सर्वे करती है, उस संस्था ने जाके लोगों से बातचीत की तो उसने 4 कैटेगरी में लोगों को चुना। एक वो लोग हैं जो नौकरी ढूंढ रहे हैं और काम नहीं मिल रहा है, वो भी बेरोजगार हैं। जिनकी नौकरी चली गई है और नौकरी ढूंढ रहे हैं, वो भी बेरोजगार हैं। जिसकी नौकरी मिली ही नहीं है और वो नौकरी ढूंढ रहा है, वो भी बेरोजगार है। लेकिन वो आदमी जिसकी नौकरी चली गई है और वो नौकरी नहीं ढूंढ रहा, उसको बेरोजगार नहीं माना गया है। अगर जिन लोगों ने अपनी किस्मत मान के जो लोग बैठ गए हैं, जो लोग गांव चले गए हैं कि खेती करेंगे, अब वो इस 45% में नहीं है। ऐसा ये सर्वे जो है इस संस्था का सर्वे कहता है। अब आगे आपको मैं बताऊं कि ये सर्वे, आप कहेंगे अरे 5 आदमी से पूछ लेते हैं, ये आमतौर पे आपने देखा होगा ड्रग्स में 60 आदमियों को इंजेक्शन लगाया, नतीजा निकाल लिया। लेकिन नहीं, ये सर्वे बहुत बड़ा है। 4 महीने से ये सर्वे चल रहा है, जिसमें 1,78,467 लोगों से नहीं, परिवारों में जाके हालचाल लिया गया है। जो बिंदु मैंने बताए थे उनसे जुड़े हुए सवाल पूछे गए, उसके बाद ये नतीजा निकाला गया है। हर महीने 44,600 लोगों से बात की गई है, उसके बाद ये नतीजा निकला है। किसी के पास रोजगार नहीं है, कोई ढूंढ रहा है, नहीं ढूंढ रहा है, सब्जी का ठेला लगा रहा है, सब के बावजूद ये जो आसपास सब्जी का ठेला लग रहा है उसको बेरोजगार में काउंट नहीं किया है। जिसको मौका ही, जिसको काम ही नहीं मिला, फैक्ट्री बंद हो गई, घर चला गया, घर पे बैठा है, उधार मांग के खा रहा है, वो भी नहीं है, बच्चों की फीस काट रहा है। अब आप कहेंगे कि बेरोजगारी आती कहाँ से है, तो आपको ये समझना पड़ेगा और मुझे समझाना चाहिए। एक शब्द आप सुनते होंगे जीडीपी, आजकल कुछ ज़्यादा चलन में आया है। जीडीपी होती है, मैं सरल तरीके से पहले जीडीपी समझाता हूँ। आपका जो मोहल्ला है उसमें एक कोई भी भूभाग हो गया, भारत देश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, वो कहीं की भी हो सकती है। आपका मोहल्ला है, उसमें मान लीजिए 100 घर हैं। 100 घर में जो लोग कमाई करते हैं वो हो जाती है उनकी, जो उतना कमाई क्या, उतना जो प्रोडक्शन करते हैं, मतलब जो वो बनाते हैं। जैसे कि कोई आदमी अपनी सर्विसेज देता है, प्रेस वाला प्रेस कर रहा है आपके मोहल्ले में, सब्जी वाला सामान बेच रहा है, उससे कमा रहा है। कोई आदमी घर में कुछ बनाता है और बेचता है, जैसे बहुत सारे महिलाएं क्राफ्ट बनाती हैं। तो मोहल्ले में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, इस प्रोडक्शन से जो जितने रुपए का ये प्रोडक्शन है, जो एंड वैल्यू है उसकी प्रोडक्ट की, मतलब जो पूरा बनने के बाद जो एंड वैल्यू है, वो कहलाती है जीडीपी। जैसे ये मोहल्ले की जीडीपी बता, ऐसे देश की, मतलब देश में कुल इतने रुपये का सामान बनाया गया, ये है जीडीपी। अब इसमें बहुत थोड़ी बहुत बारीक बारीक डिटेल्स उसको छोड़ देते हैं, उसकी यहाँ ज़रूरत भी नहीं है। तो जीडीपी जब गिरती है तो उसका मतलब ही ये होता है कि माल कम बना। माल बनाता कौन है? माल इंसान बनाता है। 50 रुपए के चमड़े को 5,000 का इंसान बनाता है। 2 रुपए की कपास से 200 रुपए का कपड़ा इंसान बनाता है। जिस दिन कपड़ा कम बनता है, समझ लीजिए कि एक इंसान बेरोजगार हुआ है। जिस दिन जूता कम बनता है, समझ लीजिए कि इंसान बेरोजगार हुआ है। लेकिन अब मसला ये है कि साहब कोरोना आ गया, क्या करते? कोरोना से डूब गए साहब। पॉलिटिकल मत बनाइएगा, पॉलिटिकल तरीके से मत सोचिएगा। लेकिन कोरोना तो बाकी जगह पे भी आया था। जो भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होता था, उसकी जीडीपी नीचे कैसे गिरी, यानी प्रोडक्शन कम कैसे हुआ। खाने वाले उतने ही हैं तो खाना कम क्यों बन रहा है? खरीदने वाले उतने ही हैं तो काम का सामान कम क्यों बन रहा है? इसकी वजह मैं आपको समझाता हूँ। हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो मीडियम और स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री होती है, एमएसएमई, उससे चलती है। छोटी छोटी फैक्ट्रियों से, छोटे छोटे कारखाने, वो बहुत सारा रोजगार देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां उतना नहीं देती हैं। आपने नोटबंदी की और कैश फ्लो बंद कर दिया, उसके बाद फैक्ट्री चलाने के लिए पैसे नहीं बचे, उसने कर्मचारियों को भेज दिया। महीनों फैक्ट्री बंद चल पड़ी रही, प्रोडक्शन बंद पड़ा रहा। ये हुई जीडीपी। जीडीपी का एक सर्किल भी है, मैं उस पर आऊँगा, लेकिन पहले सारे फैक्टर गिरा दूँ। उसके बाद में
जैसे ही आपके इस नोटबंदी के आपने जो बहुत अपेक्षा की थी कि आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, वो सब की सब नहीं रिजल्ट आया। आप उसमें हम नाकाम रहे, वो रिजल्ट नहीं आ पाए। उसके बाद में आपने क्या किया, दूसरा झटका दे दिया, एक जीएसटी लगा दिया। जीएसटी लगाने का मतलब था कि आप पूरे कारोबार को जो अभी तक कैश और दूसरे तरीकों से चलता था उसको फॉर्मल बना रहे हैं। अब जो आदमी छोटे छोटे कारखाने लगा के बुध बाज़ार, मंगल बाज़ार में छोटी छोटी लोकल दुकानों पे जो कपड़े, फ्रॉक वगैरह बना के बेचता था, दूसरी चीज़ें बना के बेचता था, उसका माल सस्ता होता ही इसीलिए था क्योंकि वो टैक्स नहीं देता था, क्योंकि वो टैक्स की चोरी करता था। नहीं तो बड़ी कंपनियां इतना बल्क में सामान बनाती हैं, वो इससे हर हाल में सस्ता सामान बेचने में सक्षम है। हमने देखा है चाइना का सामान वहाँ से आके यहाँ सस्ता बिक जाता है, क्योंकि वहाँ बल्क में करोड़ों अरबों पीस आते हैं। हमारा आदमी जो 1000-2000 पीस वाला है वो उतना सस्ता नहीं बना पाता। दूसरा झटका ये लगा। तीसरा, सरकार ने अजीबोगरीब ऐलान कर दिए, कह दिया कि जो कार है अब हम यूरो 6 कार लाने वाले हैं। अब कार यूरो 6 बाद में आएगी। गुप्ता जी, वर्मा जी, शर्मा जी, जितने भी लोग थे आपके आसपास के लोग, उन्होंने सोचा कि यार कार जो है अब यूरो 6 आ रही है, रुक जाते हैं, नई गाड़ी तभी लेंगे जब यूरो 6 आ जाए। कार उद्योग ठप पड़ गया। इसी तरह से जो है और भी बातें आई। आपने कह दिया कि हम बिजली की कारें लाएंगे, ई व्हीकल लाएंगे। आप लोगों को आप जब लुभावने वादे देते हो, आप ये नहीं देखते हो कि उसका बहुत जगहों पे असर पड़ने वाला है। ये सब करते 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 फिर आपने लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन तो प्रत्यक्ष बंद था। अब मैं जीडीपी का और बेरोजगारी का जो साइकिल है वो आपको बता रहा हूँ। जीडीपी गिरेगी तो आदमी बेरोजगार होगा, बेरोजगार होगा तो उसका पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो परचेजिंग नहीं करेगा, परचेजिंग नहीं करेगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। जब कोई माल ही नहीं खरीदेगा तो उत्पादन कैसे होगा। ये हमारे हिंदुस्तान की बेरोजगारी की असल और मूल वजह जो है वो आपके सामने है। सरकार के गलत फैसले एक के बाद एक उल्टे पत्ते पड़ते गए और हमारे देश में विपन्नता आती चली गई। हम दुनिया की यूके से बड़ी इकोनॉमी हो चुके थे जीडीपी के मामले में। अब जीडीपी ग्रोथ कितनी है, माइनस में है, प्लस में है, इस पे पकाना मैं नहीं चाहता हूँ। मैं पकाता भी नहीं हूँ, आप जानते हैं, पकाने वाली चीज़ों से मैं बचता हूँ। सिंप्लीफिकेशन मैं करना चाहता हूँ, मैंने आपको कर दिया है। अब हालत ये है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े हैं, दिल्ली जैसे शहर में 45% लोगों की नौकरी जा चुकी है, नौकरी कहीं मिल नहीं रही है, जिसकी गई उसकी नहीं मिल रही है, जिसकी है उसकी भी हालत ऐसी कर दी गई है कि वो जीडीपी तो नहीं बढ़ने देगा। कम से कम किसी की 30% कम मिल रही है, किसी की 25% कम मिल रही है। सरकारी दफ्तरों में 25% कम वेतन मिल रहा है। कब नॉर्मल आएगा पता नहीं। प्राइवेट कंपनियों में कई जगहों पे आधा वेतन कर दिया गया है, कई जगहों पर उससे भी कम कर दिया गया है। अब ऐसे हालात में इकोनॉमी कैसे सुधरेगी? तो बड़ा मसला जो आता है वो आता है कि अब सरकार इससे कैसे निपटेगी। एक बड़ा विषय है, 2-4 एपिसोड इसमें लग जाएंगे कि वापस पटरी पे अर्थव्यवस्था को कैसे लाना है। एक टिप बताता हुआ जाता हूँ कि ये जो ट्रिकल डाउन थ्योरी को छोड़ देना चाहिए देश को। यानी अमीरों की जेब में पैसा डालो, वो कारखाने लगाएंगे, भर्ती करेंगे तो लोग बहुत सारे रोजगार लेने आएंगे, इसको छोड़ देना चाहिए। सरकार को आम आदमी को पैसे देना चाहिए, गरीबों में बांटो, गरीबों को पेंशन दो, गरीबों को सुविधाएं दो, गरीबों को काम दो। उनके पास पैसे आएंगे, वही अकेले हैं जो दिलदारी से खर्च करते हैं। देश में फिर से कारोबार चल पड़ेगा। एक झटके से नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा करके चल पड़ेगा। यही एक रास्ता है। जो पैकेज लाते हो ना, बड़े बड़े स्टिमुलस पैकेज, ये पैकेज वो पैकेज, ये सब पढ़े लिखे लोगों के लिए छोड़ दो, आम आदमी को दे दो, सब ठीक हो जाएगा। किसान को दे दो, मदद कर दो, किसान की मांगे पूरी कर लो, उसकी फसल सस्ती खरीदने के चक्कर में हो उसको महंगी खरीदो, किसान को संपन्न बनाओ, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। कहीं कुछ करेक्शन लगता है, कहीं कोई बदलाव लगता है, कहीं कोई आपत्ति है, कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद।